हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर मैं आपके लिए जो है लेकर आया हूँ। ये एक्सीलेंट क्वेश्चन बैंक एक आती है एक्सीलेंट प्रकाशन की, उसका जो है डेस्क वर्क दिया गया है। तो उसमें कई अनसाल पेपर दिए गए हैं, तो एक पहला वाला सॉल्व किया गया है। तो मैं उसको आज एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ सॉल्व किया गया तो कैसे किया गया। और पेपर को पूरा हल करने की आप ट्रिक जान लेंगे और किस तरह के पेपर आएंगे इस वर्ष, किस किस तरह के क्वेश्चन सब आप परिचित हो जाएंगे। ठीक, इसलिए आप इस पूरे को जो है मॉडल पेपर को हल सहित आप देखिए, इसमें पूरा मिल जाएगा आपको। इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और जो बच्चे ग्रुप में हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास किताब है तो किताब में देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो देख कर ही समझ लीजिए। तो पूरा मॉडल पेपर देखेंगे, हल करने की टेक्निक भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपके सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मॉडल पेपर है तो नंबर बता रहे हैं कि 100 नंबर का है। तो सेक्शन ए जो है रीडिंग रहेगा 15 नंबर का। मतलब पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा वो अनसीन पैसेज का रहेगा। देखिए इस तरह से अनसीन पैसेज है, ये अनसीन पैसेज में मॉडल पेपर में दिया, जो कि 2022 में पूछा भी गया, इतना भी ध्यान देना, ये 2022 में आया भी था। ठीक है, अगर 2022 क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व किया हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। 2022 यूपी बोर्ड 2022 इंग्लिश, ठीक है, पेपर सॉल्व बाय रमेश, ऐसे सर्च कर लेंगे मिल जाएगा चैनल पे, या फिर देख लीजिए क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर या क्लास 12 यूपी बोर्ड प्रोज एंड पोट्री, इस तरह से प्लेलिस्ट है। और इसके बाद में जो है जो इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है सॉल्व करने के लिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और जो है पिछले साल का और जो इस वर्ष जो है, पिछले साल का तो सॉल्व ही किया, इस वर्ष का जो अनसॉल्व पेपर है मैं उसको भी सॉल्व करूँगा इसके बाद। तो पहले सॉल्व सहित दे रहे हैं, उसके बाद अनसॉल्व को भी सॉल्व करके आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनसीन पैसेज हल करने का मैं तरीका आपको बता देना। अनसीन पैसेज को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप पूरे लाइन को पढ़िए, आपको हो सकता है कम समझ में आए, क्योंकि कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चन कहते हैं। कंप्रहेंशन शब्द बना कंप्रहेंड से, यानी समझना, आपकी समझदारी कितना, पढ़ने के बाद क्या समझ पाए वही आपको बताना होता है इसमें। तो एक बार पढ़ेंगे कम समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा तो उसी तब फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब फिर उसके बाद आंसर फिर पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये टेक्निक नहीं अपनाना है। मैं आपको एक और सरल टेक्निक बता रहा हूँ। इस टेक्निक का प्रयोग तब कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त समय हो, ज़्यादा समय हो। अगर आपके पास कम समय रहेगा या समय भी है तो भी आप इस टेक्निक को हम जो मैं बता रहा हूँ अपनाएंगे तो बहुत जल्दी काम आपका कर देगा। अर्थ भी नहीं जानते रहेंगे तब भी आप हल कर ले जाओगे। टेक्निक ये है कि पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न को पढ़ने के बाद इसमें से कीवर्ड पर ध्यान दीजिए। वो कीवर्ड आप लाइन पढ़ते चले जाइए, अर्थ निकालने का प्रयास मत करिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ लाइन मैच करेगा वहाँ आप अच्छे से पढ़ के उसका अर्थ अगर समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो वहीं से लिख दीजिए, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। 3-3 नंबर का रहेगा। ठीक है, नहीं तो 3 तो 2 तो 100% मिल जाएगा, कि अगर सेम टू सेम लाइन वहाँ से छाप देंगे तब भी, अगर अपने हिसाब से बना के लिख देंगे 3 के तीनों पा जाएंगे। ठीक है, तो अक्सर आपको मिल ही जाएंगे पूरे। अब देखिए, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, औरतों का वास्तविक ऑर्नामेंट माने आभूषण क्या है, ये क्वेश्चन है। कुल मिलाकर रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन कहीं आ जाएगा, पढ़ते जाएंगे तो वहाँ आपको ध्यान देना। व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता, कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता कहीं भी आ जाएगा तो उसके जान लीजिए पहले या उसी लाइन में जो चीज़ें कही गई हैं वो आ जाएंगी। व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, ग्रेटर सेक्रीफाइस को क्या, किस चीज़ को समझा जाता है, व्हाट इज कंसिडर, क्या समझा जाता है ग्रेटर सेक्रीफाइस टू बी ग्रेटर, अत्यधिक त्याग होने के लिए क्या किस प्रकार से समझा जाता है। तो यहाँ कंसिडर्ड ग्रेटर सेक्रीफाइस पे आपको ध्यान देना है। वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, रियल ऑर्नामेंट लाई पे ध्यान देना है, कहाँ पर निहित होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें से, ये 4 क्वेश्चन, 3 चौक 12 नंबर आपको इसी में से छांट के लिखने, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, 12 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन आएंगे, देखिए दिया है व्हाट वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, कहाँ निहित होता है, तो हो गया। ई वाले में 3 क्वेश्चन वर्ड पावर से संबंधित रहेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, पैसेज में किस शब्द का अर्थ स्पॉटलेस होता है, स्पॉटलेस माने दाग रहित या निष्कलंक। तो पैसेज पढ़ोगे तो उसमें इसका मतलब सिनोनिम्स मिल जाएगा। और विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या है, मतलब महत्वहीन, इसका अपोजिट क्या है। तो व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज, पैसेज में गेटिंग रीड ऑफ का क्या अर्थ है,
तो इसका भी मतलब आपको पैसेज से तीनों बताना है। तो ये तीनों वर्ड पावर से संबंधित, आपका वर्ड पावर मजबूत है तो आप कर सकते हैं। नहीं भी बाई चांस मजबूत है तो आप क्या छोड़ना तो है नहीं, कोई भी शब्द आप इसमें से पैसेज से लिख ही दीजिए, लास्ट में हो सकता है सही ही हो जाए उसमें से काग दो। तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा वर्ड पावर भी आप ग्रामर की भी मजबूत कर लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ लीजिए ग्रामर से, वहाँ भी काम देगा, यहाँ भी देगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, औरतों का रियल ऑर्नामेंट क्या है। तो जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ आपको ऊपर ही मिल जाएगा द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। देखिए कीवर्ड मिल गया ना, रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, यही इतना आपको मिल जाएगी इस लाइन में, उसी से आंसर। इज हर करेक्टर हर प्योरिटी, यही है उसका चरित्र है, उसका पवित्रता है। मेंटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स, मेटल है सॉरी, धातु और पत्थर कभी वास्तविक ऑर्नामेंट्स नहीं। तो ये यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख देना, तो आपको पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर यहाँ लिखा भी गया है, आप यहाँ भी देख लीजिए, यही बात लिखा गया। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या किया, व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड इज सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। तो यहाँ कॉल्ड सेक्रीफाइस भगवत गीता पे आपको ध्यान देना, पढ़ते चले जाइए, जहाँ भी आप ये आ जाएगा वहीं से आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ देखिए नेम, आगे पढ़ते चलिए, नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता दमयंती हैज़ बिकम सेक्रेट इस हाँ सेक्रेट टू अस फॉर देयर अनसलीड वर्च्यू, नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे वर एनी माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज़ आल्सो वाइडर सिग्निफिकेंस। तो अब यहाँ देखिए सिग्निफिकेंस जो आया है, तो यहाँ एक इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट पूछा था, तो इन हटा देने से उसका अपोजिट हो जाता था, ये सिग्निफिकेंस होता है। इसको भी हमको समझ के रखना, आगे आपको देना है। तो या फिर आप इस तरह से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इनसिग्निफिकेंस एक आंसर मिल गया, तो और भी पढ़ते चले जाएँ, ताकि अभी तो हमको अब ग्रेटर हाँ कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता, इसको खोजना है। भगवत गीता दर किसे सेक्रीफाइस के। सेवरल सिस्टर्स टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर द गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स। गेटिंग रिड का भी मीनिंग पूछा है, तो फिलहाल इसका मीनिंग तो आपको अपने हिसाब से बताना है। आई हैव कॉल्ड द दिस एक्ट एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज नो वन इन टोटल पोजिशन ऑफ वेल्थ अनलेस Agassi has given fair share of to the poor and the helpless. It is a social and religious obligation and has been called a sacrifice. देखिए मिल गया ना, called sacrifice by भगवत गीता। तो मतलब इट इज ए सोशल रिलीजियस ओब्लिगेशन एंड हैज बीन, इससे कहा गया, मतलब इसके पहले जो लाइन आएगी उसमें से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके पहले आपको देखिए इसका आंसर जो है मिल जाएगा कि मतलब यहाँ देखिए इसके पहले वाला वाक्य जब यहाँ से पढ़ेंगे, नो मोर मैन आर वोमेन इज इंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही आर ही सी हैज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट। मतलब किसी भी व्यक्ति को या और ठीक है, मैन और वोमेन को अधिकारी नहीं, इंटाइटल नहीं, पोजीशन ऑफ वेल्थ संपत्ति के ठीक है, धन की पर अधिकार करने के लिए, संपत्ति पर अनलेस जब तक कि सी आर ही आर सी यानी व्यक्ति या औरत जो कोई है वह हैज़ गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड हेल्पलेस, वह इसका एक उचित भागीदारी गरीबों और असहाय लोगों को न दे। तो यही इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या, किसे वही उसी को कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। तो आपको कह देना ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, ठीक है, हैज़ बीन कॉल्ड इज सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, ये आंसर है। तो अब यहाँ देखिए इट लेकिन है प्रोनाउन, तो इट की जगह आपको लिख देना, इट हटा ही देना। ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द, इसका मतलब कि जो ऊपर दिया गया धन दौलत का, ए फेयर शेयर ऑफ, ठीक है, इट की जगह लिख देना आपको वेल्थ, ठीक है। ए फेयर शेयर ऑफ इट की जगह क्या किसके लिए लगा है, वेल्थ के लिए लगा, तो आपको वेल्थ लिख देना है, ए फेयर शेयर ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। उसके बाद टू द पुअर, ठीक है, एंड द हेल्पलेस, उसके बाद आपको लिख देना हैज़ बीन कॉल्ड ग्रेटर कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता, यही आपका सटीक आंसर है, ठीक है। मतलब कि संपत्ति का जो है एक उचित हिस्सेदारी जो है गरीबों पर और असहाय लोगों पर खर्च कर देना ही भगवत गीता के द्वारा महान सबसे अधिक महान सेक्रीफाइस, अधिक महान सेक्रीफाइस कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा गया, वहीं से लिखा जाएगा। इसको भी यहाँ दिया है ए फेयर शेयर ऑफ वंस वेल्थ, वन माने व्यक्ति का, वंस भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेंट ऑन द पुअर, जो गरीबों पर और नीडी व जरूरतमंद लोगों पर मदद की है, तो यहाँ हेल्पलेस था तो नीडी दे दिए सिनोनिम्स, तो बात एक ही है। इज कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता या हैज़ बीन कॉल्ड भी कह सकते हैं आप।
तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो। बाकी जो मैं बताया सेम टू सेम यहाँ से, जैसे फेयर शेयर आप इट की वेल्थ करके पूरा एल प्लस तक, उसके बाद हैज बीन से भी छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस। ग्रेटर सेक्रीफाइस किसे समझा जाता है? तो ग्रेटर सेक्रीफाइस किसे समझा जाता है तो उसको आप जो है देख लीजिए। अब यहाँ पढ़ते चले जाइए, आपको कीवर्ड यहाँ क्या देखना है? ग्रेटर सेक्रीफाइस। कंसिडर्ड ग्रेटर सेक्रीफाइस जहाँ मिलेगा वहाँ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ आप पढ़ते चले जाइए पूरा, जहाँ तक पढ़ लिए हो तो उसके आगे अक्सर क्रम से ही मिलता है। अब यहाँ हाँ, he who does not offer this sacrifice has been called a thief. The Gita has enumerated many forms of sacrifice, but what greater sacrifice can there be than to serve? What greater sacrifice, जो सबसे अधिक महान सेक्रीफाइस है, कैन वह हो सकता है, देर बी, ठीक है, देन टू सर्व, ठीक है, सेवा करने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। द पुअर एंड द नीडी, गरीब लोगों की मदद। प्रश्नवाचक लाएं, क्या गरीब लोगों की मदद और सेवा करने से ज़्यादा कोई बड़ा सेक्रीफाइस हो सकता है? तो कहने का मतलब नहीं हो सकता है। फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, हमारे लिए आज कोई सेक्रीफाइस नहीं होता। हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। तो अब यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? ग्रेटर सेक्रीफाइस, ठीक, किसे सेक्रीफाइस कहा जाता है? तो अब यहाँ देखिए, ग्रेटर सेक्रीफाइस, ग्रेटर माने अधिक महान या अधिक उच्च। तो अब यहाँ इसका आंसर यहाँ से सेम टू सेम मिल जाएगा। फॉर अस टुडे, हमारे लिए आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। ये इसका आंसर है। हमारे लिए आज करें कि कोई भी सेक्रीफाइस, त्याग जो है नहीं हो सकता, हायर माने उच्चतर का हो या ग्रेटर का हो, बात की हो, देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन, जितना कि भेदभाव को भूल जाना है, हाफ हाई एंड लो, ऊंचे और नीचे का, एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ मैन, सभी लोगों की समानता को महसूस करना है। इससे ज़्यादा बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। तो ये आपका सटीक आंसर फारस से लेकर मैन तक लिख देना है। तो देख लेंगे आपको इस, यहाँ तो आंसर आपको रिटर्न में मिल ही जा रहा है। फॉर टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ मैन। सेम टू सेम आपको इस तरह से मिल जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। वेयर डज द ऑर्नामेंट, रियल ऑर्नामेंट लाइज, वास्तविक ऑर्नामेंट कहाँ पर निहित होता है? ठीक है, तो अब यहाँ आप पढ़ते चले जाएंगे। रियल ऑर्नामेंट लाइज पढ़ते चले जाइए, देखिए कहाँ मिलता है। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि हाँ, होम इन इंडिया, यहाँ देखिए इट आई ऑल्सो विश टू बी, के आगे पढ़ते हैं, होम द वोमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंट लाइज। यहाँ देखिए रियल ऑर्नामेंट, लाई आपका कीवर्ड है, तो लाई का लाइज या इस फॉर्म मिल गया, तो मिल गया आपको लाइज। यहीं से आपको पढ़ना है अच्छे से। इन लोडिंग द बॉडी, निहित होता कहाँ? इन लोडिंग द बॉडी, शरीर में लादने में या भरने में, तो विथ मेटल एंड स्टोन, धातु और पत्थर भरने में, शरीर पर लादने से नहीं होता वास्तविक ऑर्नामेंट, बट इन प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, बल्कि हृदय को पवित्र बनाने में और एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, आत्मा के सौंदर्य को विकसित करने में वास्तविक आभूषण होता है। तो यहाँ तो आपको क्या करना है? रियल ऑर्नामेंट से लेकर लास्ट तक लिख देना है, इसका सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया भी गया है, रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन बट प्योरीफाइंग द हार्ट एंड द डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। सेम टू सेम आपको मिल गया ना। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग तरीके इस तरह से आपको हल करना है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 15 नंबर हैं, आपको 15 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इस समझदारी से इस टेक्निकल पॉइंट को समझ के आप करेंगे हल। तो चारों क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब चलिए वर्ड पावर की तरफ देखिए। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, पैसेज में किसका शब्द किस शब्द का मतलब स्पॉटलेस है? देखिए स्पॉटलेस माने होता है दाग, दाग, ठीक है, दाग युक्त, स्पॉट माने धब्बा, धब्बा युक्त दाग, तो जो जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, अपराध का दाग नहीं, हत्या का दाग नहीं लगाया गया, तो उसका स्पॉटलेस का उल्टा होता था प्योर। जैसे प्योरिटी है ना, प्योरिटी माने पवित्रता, तो भाई स्पॉटलेस एक नाउन है, तो नाउन का बदल के नाउन ही, तो प्योर इसका शुद्ध होता है, तो किसी भी रूप में लिखा जाए, स्पॉटलेस का हो जाएगा प्योर। और इनसिग्निफिकेंस के लिए अपोजिट पूछ रहा है, तो आपका इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट देखिए यहाँ सिग्निफिकेंस आपको सेम टू सेम मिल जा रहा है। और तीसरा जो है गेट, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज, पैसेज में जो गेटिंग रीड ऑफ है उसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है किसी चीज़ से जो है
छुटकारा पाना या छोड़ देना कोई चीज़, जिसको कहते हैं डिस्कार्ड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहले देखिए आपको जो दिया गया है स्पॉटलेस का, आपको जो ठीक है प्योर दिया है, इनसिग्निफिकेंस का सिग्निफिकेंस डिस्कार्ड माने छोड़ देना। तो इस तरह से इसका गेटिंग रीड आपका सिनोनिम छोड़ देना, गेट रीड माने छुटकारा पाना या किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इस तरह से तीनों हो गए। आई होप अब आप जो है आंसर पैसे जरूर कर लेंगे एग्जाम में। चलिए दूसरा सेक्शन बी जो आता है आपका 20 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर जो है 100 से 150 वर्ड में आप क्या लेख लिखिए, मतलब निबंध। 10 नंबर का आएगा निबंध। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन ए बून आर पेन, मोबाइल फ़ोन एक वरदान है या अभिशाप है। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए जरूर याद कर लेना। महात्मा गांधी नेता के ऊपर क्या है, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, पशुओं के लिए निर्दयता। इन तीनों पर दिया गया है, तो किसी एक पर लिखना है आपको। राइट आर्टिकल एनी वन। तो देखिए इसका मैं फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसको भी पढ़ना चाहो, हिंदी समझ रहोगे तो अंग्रेजी आपको बना के लिख सकते हो। चलिए देखते हैं 100 से 150 वर्ड में एक हल कर लेते हैं कम से कम। तो मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं। पहला जो दिए, मोबाइल फ़ोन ए बून आर बेन, वरदान या अभिशाप। देखिए, मोबाइल फ़ोन्स हैव ब्रॉट अबाउट ए रिजर्वेशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन जो है संचार के क्षेत्र में भी एक क्रांति को लाई है। ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशन माने चारों ओर एक क्रांति को लाई है। ब्रॉट माने लाना, अबाउट में चारों ओर, रेवोल्यूशन माने क्रांति। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के ठीक है क्षेत्र में जो है एक क्रांति लाई है चारों ओर। इफ यदि राइटली यूज्ड, सही ढंग से प्रयोग किया जाए, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। तो ये आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान में से एक है। ब्लेसिंग्स वन वरदान, पर सबसे बड़े वरदानों में से एक है। वी कैन गेट इन टच विथ एनी पर्सन, हम किसी भी व्यक्ति से संपर्क में रह सकते हैं। वी लाइक, जिसे हम चाहते हैं, वेयर एवर ही आर सी में भी, वह चाहे जहाँ हो। वी कैन आल्सो सेंड एन SMS, तो वरदान कैसे है तो उसको फ़ायदा बता दो। बेन अभिशाप कैसे है, नुकसान बता दो। वी कैन सेंड एन SMS, हम SMS भेज सकते हैं। 10 मोबाइल फ़ोन हैज़ रियली चेंज आवर लाइफ स्टाइल, इस प्रकार मोबाइल फ़ोन ने वास्तव में हमारे जीवन शैली को बदल दिया है। इट इज़ इन आवर हैंड्स, यह हमारे हाथ में है। हाउ वी यूज़ दिस ब्लेसिंग, कि हम इस वरदान का कैसे उपयोग करते हैं। वी ऑफन सी, हम प्राय देखते हैं, पीपुल, लोगों को, यूजिंग देयर मोबाइल्स फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। इवन वाइल ड्राइविंग, यहाँ तक कि ड्राइविंग करते समय। इट इज़ वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है। इफ़ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते हैं। दिस कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नाउ वी हैव ए लॉ, अब हमारे पास एक कानून है, विच प्रिवेंट्स द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जो ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन के यूज़ को जो है रोकता है। बट दिस लॉ, लेकिन यह कानून इज मोर ऑफन डिसोबेड, अक्सर जो है प्रायः ज़्यादातर डिसोबेड माने अवज्ञा कर दिया जाता है, इसकी पालन नहीं किया जाता इस कानून का। द मोबाइल फ़ोन यूजर्स देमसेल्फ विल हैव टू रियलाइज द डिफ़िकल्टीज, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले को स्वयं कठिनाइयों को महसूस करना पड़ेगा। एंड डेंजर्स, और खतरों को, दे काज, जिसका वे कारण, नॉट ओनली टू द अदर्स, वे स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाते बट आल्सो टू देमसेल्फ, दूसरों को नुकसान ही नहीं पहुंचाते बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। ठीक है। दोज हु ब्रेक द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं, वे उन्हें शुड बी गिवन ए सीवियर पनिशमेंट, एक कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सो दैट, ताकि अदर्स में लर्न ए लेसन, दूसरे लोग भी एक शिक्षा सीख सकें या पाठ को सीख सकें। अगले आगे सम बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ बुराई, ठीक है, बुराई भी इसको बतलाना है ना, बेन अभिशाप के रूप में। तो कह रहे हैं कि सम बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ लड़के और लड़कियां, कीप देयर मोबाइल्स ग्लूड, अपने मोबाइल से ग्लूड में चिपके रहते हैं। टू देयर ईयर्स, अपने ऑल द टाइम, हर समय अपने कानों में लगा कर मोबाइल को चिपके रहते हैं कुछ लड़के और लड़कियां। दे नॉट ओनली वेस्ट देयर टाइम, वे न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बट आल्सो इंडेंजर देयर हेल्थ, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी इंडेंजर में, खतरे में डाल देते हैं। रिसेंट रिसर्च, मैंने हाल ही का शोध जो किया गया है, हैव शोन, उसने दिखाया दैट मोबाइल फ़ोन गिव आउट रेडिएशन, की मोबाइल फ़ोन रेडिएशन देती है बाहर, विच कैन कॉज कैंसर, जो कैंसर का कारण हो सकता है। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन द यूज़ ऑफ दिस ग्रेट इन्वेंशन, इसलिए हमें इस महान आविष्कार का इस्तेमाल करने में बहुत सावधान भी होना चाहिए।
तो ये तो था आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर। वैसे एक ही आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए फटाफट, और भी इसका भी थोड़ा सा हिंदी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर इनमें से कोई आ जाए पेपर में तो आप उसको भी लिख दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज महात्मा गांधी वाज ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ग्रेटनेस एंड सिंपलिसिटी। मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, वाज एक यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ग्रेटनेस एंड सिंपलिसिटी। वह महानता और सरलता के एक अनुपम मिश्रण थे। सच ए मैन इज बॉर्न बट वंस इन ए मिलेनियम। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सारे लाखों, मिलेनियम मतलब लाखों या करोड़ों लोगों में से केवल एक बार पैदा होता है। ठीक है, वह लाखों में एक है, कह रहे हैं कि लाखों में एक बार ही पैदा होता है, कभी कभार ही पैदा होता है। नहीं कि ही वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, वह न केवल एक राजनीतिज्ञ थे, बट आल्सो ए ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस लीडर, बल्कि एक महान सामाजिक और धार्मिक नेता थे। ही गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी टू द होल वर्ल्ड। वह पूरे संसार को शांति और मानवता का संदेश दिए। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन अक्टूबर 2, 1869। महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। हिज फादर करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ राजकोट। उनके पिता कौन? करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। हिज मदर पुतलीबाई वाज ए वेरी नोबल एंड रिलीजियस लेडी। उनकी माँ पुतलीबाई एक बहुत ही श्रेष्ठ और धार्मिक महिला थी। एट द एज 7 साल की उम्र में ही वॉज सेंट टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजा गया। ही वॉज वेरी साई बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत शर्मीले थे, बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। लेकिन वह बहुत ईमानदार और कठिन परिश्रमी थे। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13। वह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी की। ही पास्ड द मैट्रिक एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 17। वह 17 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा को पास किए। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड से अपनी वापसी पर ही बिगेन टू प्रैक्टिस एज अ बरिस्टर इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। वह बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बरिस्टर यानी वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। इन 1913 में ही लेफ्ट फॉर साउथ अफ्रीका टू प्लीड द केस ऑफ ए फर्म। वह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। टू प्लीड द केस माने एक मुकदमे की वकालत करने के लिए, या फिर फर्म माने कंपनी के मुकदमा की वकालत करने के लिए चले गए अफ्रीका। द बिहेवियर ऑफ द होल वाइट पीपल टुवार्ड्स द इंडियन। भारतीय लोगों के प्रति गोरे लोगों का जो है व्यवहार जो था, यानी अंग्रेजों का व्यवहार, साग्ड हिम मच, उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर डाला, आघात पहुंचाया। ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस। और भारतीयों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट में शुरुआत किए। एंड द इंडियन रिलीफ एक्ट वाज पास्ड। और भारतीय राहत अधिनियम पारित किया गया। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। गांधी जी भारत 1915 में आया एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। ही स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो वह 1920 में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किए थे। 1942 में ही स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। वह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। और ही वाज सेंट टू जेल मेनी टाइम्स। वह कई बार उन्हें जेल भेज दिया गया। इन 1947 में इंडिया बीकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ। ही ऑलवेज वर्कड फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वह हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते थे। हिज मेन प्रिंसिपल वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनका मुख्य सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव। वह सार्वजनिक भाईचारा और प्रेम में विश्वास करते थे। ही वाज द ओपिनियन दैट, उनकी राय थी कि वी शुड हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, कि हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। ही रेस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली। वह सभी धर्मों का समान रूप से रिस्पेक्टेड माने सम्मान किए या सम्मान करते थे। ऑन जनवरी 30 जनवरी को 1948 को ही वॉज शॉट डेड इन ए प्रेयर असेंबली एट बिरला हाउस दिल्ली। वह दिल्ली में जो है बिरला हाउस में प्रार्थना की सभा में उन्हें शॉट डेड, गोली मार के हत्या कर दिया गया। ही लिव्ड एंड डाइड। वह वहीं पर लिव्ड माने रहे, एंड डाइड और मर गए फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए, फॉर लव प्रेम के लिए, सत्य के लिए, एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा के लिए। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक थे, हु गेव लाइट टू द वर्ल्ड, जिसने संसार को प्रकाशित किया।
तो इस तरह से ये महात्मा गांधी के बारे में आपको लिखना था, लिख दिए। अब देखिए एक और आपका निबंध दिया है, वैसे तो पेपर में आपको एक ही लिखना है, लेकिन मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। क्रूएल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति निर्दयता, तक तीनों बता दे रहा हूँ ताकि चाहे जो है आप बना के लिख सकते हो। हिंदी जानते रहोगे तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख दोगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्रूएल्टी इन एनी फॉर्म इज बैड, किसी भी रूप में निर्दयता बुरी होती है, तो जानवरों के प्रति निर्दयता बताना है। तो भूमिका हो गई। इट इज़ इमोर्टल, यह अमर है। इट इज़ सिन, यह पाप है। देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकता। वी कीप आवर एनिमल्स अंडरफेड, हम अपने जानवर को रखते हैं अंडरफेड माने कम खिला पिलाकर। वी लोड देम हैवली, हम उन पर भारी, लोड माने वजन डालते हैं भारी, ठीक है, भार कम काम लाते हैं उस पर। एंड बीट मर्सिलेसली, और निर्दयतापूर्वक पीटते हैं। वेन दे ग्रो ओल्ड, जब वे बड़े होते हैं। वी लीव देम ऑन द रोड टू स्टार्व, हम उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। टू स्टार्व माने भूखा रहने के लिए, टू डेथ मर जाने के लिए, भूखा रह के मर जाने के लिए। आर टू बी किल्ड इन एन एक्सीडेंट, अथवा रोड में दुर्घटना में, अथवा दुर्घटना में मर जाने के लिए छोड़ देते हैं सड़क पर। ऑल दिस इज ए मैटर ऑफ सेम, यह सभी शर्म का मामला है। वी लेट आवर काउज काल्स एंड बुल्स गो, लेट गो माने छोड़ देना, हम अपने गायों को, बछड़ों को, और बुल्स माने सांड होता है या बैल भी कह सकते हो, को छोड़ देते हैं। फ्री, गो फ्री, स्वतंत्र इधर उधर जाने के लिए छोड़ देते हैं। दे डिस्टर्ब द पीपुल इन द स्ट्रीट्स, वे गलियों में लोगों को डिस्टर्ब माने बाधा पहुंचाते हैं। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन द फील्ड्स, और खेतों में जो फसल है उसको नष्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे आर ट्रीटेड वायलेंटली, उनके साथ असभ्यतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। वी शुड यूज आवर विल पावर इन प्लेस ऑफ ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी, हमें बैलों की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पे, तेल और बिजली के स्थान पर बैलों का जो है प्रयोग करना चाहिए। जिससे ना कि बैल से कोल वगैरह चलता है, और तमाम सारे मतलब इनके साधन जो है, मशीनें वगैरह भी चलाते हैं बहुत लोग। वी शुड कीप ए गुड केयर ऑफ आवर काउज, हमें अपने गायों की अच्छे ढंग से देखभाल करनी चाहिए। एंड शुड डेवलप देयर ब्रीड, और उनके ब्रीड मतलब जो बच्चे हैं उनका भी विकास करना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम एज आवर फैमिली मेम्बर्स, हमें उन्हें अपने परिवार के साथ के जैसा ट्रीट माने बर्ताव करना चाहिए उनके साथ। एंड वर्क एक्टिवली, और सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। टू स्टॉप क्रूएल्टी टू एनिमल्स इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में जानवरों के प्रति निर्दयता को रोकने के लिए सक्रिय काम करना चाहिए। देयर आर सर्टेन लॉज, माने कुछ निश्चित नियम भी हैं। विच इम्पोज फाइन, जो फाइन को लाते हैं। एंड आल्सो इम्प्रीजनमेंट फॉर दोज, और उनके लिए कैद की भी व्यवस्था करते हैं। इम्प्रीजनमेंट माने कैद। हु ट्रीट एनिमल्स क्रूएली, जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं। दीज लॉज मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, इन कानूनों को अवश्य ही कठोरतापूर्वक लागू करना चाहिए। तो अब देखिए तीनों मैं बता दिया, बस एक ही बताने वाला था लेकिन तीनों बता दिए, क्योंकि इससे कि बाई चांस इसमें से कोई फंस जाए आपके पेपर में तो आप उसको लिख सकते हैं, इसी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला और तीसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ठीक है, बाकी महात्मा गांधी को भी आपको बता दिया गया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आने कोई आ सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस तरह से आपको लिखना है बना के, अर्थ इसलिए बता दिए। देखिए इसके बाद आपको जो है अगला मतलब तीसरा बताया जा रहा है कि राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकालिटी। मतलब कह रहे हैं कि अपने समाचार पत्र के एडिटर माने संपादक को एक पत्र लिखो, किस चीज़ के बारे में? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन माने प्रायः, ब्रेकडाउन माने खराब होना या ना रहना, ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई प्रायः न सही होने के लिए लिखो। इन योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही, उसके लिए आप एडिटर को पत्र लिखना है आपको। और या फिर राइट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर म्यूनिसिपैलिटी, अपने नगर पालिका के चेयरमैन को एक पत्र लिखो। कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, इस क्षेत्र के अस्वच्छता, इनसैनिटरी माने अस्वच्छता की दशा के बारे में। इन विच, जिसमें यू लिव, जिसमें आप रह रहे हो। एंड आस्किंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और उनसे यह कहो कि इस मामले में जो है आवश्यक कदम उठाएं। कुल मिला के नगर पालिका के चेयरमैन को भी लिख देना है, कंप्लेन करना है कि भाई जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ अस्वच्छता की दशा, मतलब कूड़ा करकट सब लोग बाहर रहते हैं, मच्छर और डेंगू मलेरिया फैलाते रहते हैं, इस तरह से
ठीक है, मच्छरों के काटने से, और सफाई नहीं हो पा रही, तो ये सब मैटर के बारे में जो है आवश्यक कदम उठाएं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, स्वीपर हैं और डॉक्टर हैं, तो उनको, ताकि उनसे जो है सफाई करवाएं और दवा भी दिलवाएं। ठीक है, तो सफाई कर्मी सफाई करें, डॉक्टर से दवा भी करें, ये सब बताना। तो चलिए, आपको पहले तो आपको एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पहले पानी की सप्लाई अक्सर नहीं रहती, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। पेपर में फ़िलहाल आपको एक ही लिखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिख दिया गया पता लिख दिया गया है, फिर दिनांक लिख दिया गया। तो ये आपको जरूरी नहीं, बाएं साइड में आप इसको पते को और दिनांक को दाएं साइड में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिख दिया द एडिटर, यहाँ टू भी अपने मन से आप लगा सकते, भले नहीं दिया, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स, जिसके समाचार पत्र का नाम है जो भी, वही लिख दीजिए। अगर पेपर में दिया है तो एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया वही लिखना है, नहीं दिया तो चाहे जो आप लिख दीजिए। उसके बाद ज़िले का नाम अपने लिख देना, जौनपुर या सुल्तानपुर, जिस भी ज़िले में रह रहे हैं। तो यहाँ बरेली लिख दिया गया है, तो यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया ना करके आप द हिंदुस्तान टाइम्स भी कर सकते हो, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, कुछ भी कर सकते हो। विषय बता दो, सब्जेक्ट विषय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, माने पानी आपूर्ति, जल आपूर्ति के ब्रेकडाउन माने ना हो पाना, कमी होना, खराब होना। तो उसके बाद सर बता दीजिए, श्रीमान जी, वी शैल बी वेरी मच ओब्लाइज्ड, मैं हम बहुत अधिक आभारी रहेंगे, इफ़ यू काइंडली पब्लिश और कंप्लेंट लेटर्स, यदि आप कृपया हमारे शिकायती पत्र को क्या करेंगे, प्रकाशित कर देंगे, अगेंस्ट द म्यूनिसिपल कमेटी, मतलब नगर पालिका समिति के खिलाफ जो शिकायत है उसको प्रकाशित कर देंगे, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन द लोकालिटी, ठीक है, साहूकारा बरेली। तो अब साहूकारा बरेली क्षेत्र में जो वाटर सप्लाई की प्रायः जो है कमी रहती है, इन योर स्टेम न्यूज़पेपर, इसका अपने आप प्रमुख समाचार पत्र में जो है वही अगर आप प्रकाशित कर लेंगे, स्टेम माने तो प्रमुख या सम्मानित। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, अपने कई याद को दिलाने के बाद, रिमाइंडर्स माने याद दिलाना, कई बार याद दिलाने के बावजूद भी हमारे, और भी हमारे अपने हमारे द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद भी, देयर इज़ नो चेंज इन द वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम में, जल आपूर्ति व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इट इज़ द सेम, यह शर्म की बात है, एज इट वाज इन द बिगिनिंग, जैसा कि इट वाज इन द बिगिनिंग, यह शुरुआत में था, वैसा ही है। वाटर इज टर्न ऑन द पाइप्स, पाइप में वाटर माने पानी, टर्न ऑन माने खुल जाता है, मुड़ जाता है इधर उधर, ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों, केवल कुछ घंटों के लिए टर्न ऑन होता है, मतलब वही चालू होना, टर्न ऑन माने चालू होना भी होता है, कुछ घंटों के लिए पानी पाइप में चालू रहता है, एंड दैट टू रेगुलरली एवरी डे, और वह भी प्रत्येक दिन इरेगुलरली अनियमित रूप से रहता है, मतलब 4 बजे आना चाहिए तो 5 बजे आता है, तो 10 बजे तो 12 बजे या 8 बजे ही आ जाता है। द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट फिक्स, समय नहीं फिक्स है सप्लाई का, आपूर्ति का, पानी की आपूर्ति का, ये कब आता है। द सप्लाई इज ब्रोकन डाउन एट एनी टाइम अंडर वन प्रीटेक्स्ट टू अनदर, सप्लाई इज ब्रोकन, सप्लाई को रोक भी दिया जाता है, ब्रोक डाउन माने वही तो रोक देना, तोड़ फोड़ कर देना, सप्लाई को रोक भी दिया जाता है एट एनी टाइम, किसी भी समय, अंडर वन प्रीटेक्स्ट, एक बहाने के या अंदर, एक या दूसरे बहाने के तहत रोक भी दिया जाता है। द अमाउंट इज सो स्मॉल, मात्रा तो इतनी कम है पानी की, दैट इट हार्डली सफिसेज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, कि पीने के उद्देश्य के लिए भी यह मुश्किल से ही, सफिसेज माने होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होता है। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि द म्यूनिसिपल कमेटी विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन दिस लोकालिटी, कि नगर पालिका समिति इस क्षेत्र में जो है जल आपूर्ति के दशा में सुधार करेगी, ठीक है, इस इन दिस लोकालिटी, इस क्षेत्र में। तो योस टूली करके अरविंद गुप्ता लिख देना, योस टूली कोई जरूरी नहीं, बाएं साइड में आप दाएं साइड में भी लिख सकते हैं। अरविंद गुप्ता आपको नहीं लिखना है, XYZ लिख देना या ABC लिख देना, क्योंकि आपके पेपर में मना किया जाता है, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर आर एड्रेस, ठीक है, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस ऐसे दे देता है ना, तो नाम नहीं लिखना है, तो XYZ लिख देना। अब यहाँ पता भी लिख दिए, सब्जी मंडी मथुरा अप्रैल करके, ठीक है, तो सब्जी इस तरह से लिख दिया गया है, ठीक, अपना पता बता दिए हैं। तो ये कोई आप ज़रूरी नहीं है नीचे अपना पता लिखना, योर्स फेथफुल्ली करके ही आप डायरेक्ट XYZ तक ही लिख देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, XYZ तक खाली लिख। आगे देखते हैं,
दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया था कि मतलब कि म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन को लिखना है अस्वच्छता की दशा के बारे में, ताकि आवश्यक कदम उठाएं। चलिए इसको भी देख लेते हैं इसका अर्थ। ठीक, देखिए द चेयरमैन नगर पालिका परिषद मथुरा, तो अपने ज़िले का नाम आप लिख सकते हैं, मथुरा की जगह जौनपुर भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट बता दीजिए, ए लेटर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छता की दशा के बारे में एक पत्र। अब इसमें बता दीजिए, आई बेग टू ड्रा द योर काइंड अटेंशन, मैं आपका इस ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टू, ठीक है, बेग टू ड्रा मतलब मैं सविनय निवेदन करके आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माई लोकेलिटी, अपने क्षेत्र की अस्वच्छता की दशा के बारे में। द स्वीपर इज़ वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर, सफाई कर्मी बहुत लापरवाह हैं और अनियमित हैं। समटाइम्स द स्वीपर कम्स आफ्टर मेनी डेज, कभी कभी सफाई कर्मी तो कई दिनों के बाद आते हैं। एंड द ड्रेन्स गेट्स चोक्ड, और नाले गेट्स चोक्ड माने वैसे बंद हो जाते हैं, बंद हुए रहते हैं, अवरुद्ध रहते हैं। दे गिव आउट फाउल स्मेल, वे बुरी दुर्गंध को बाहर देते हैं। एंड मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, और मच्छर और मक्खियाँ ब्रीड इन देम, उनमें पनप जाती हैं, यानी कि पैदा हो जाती हैं, ब्रीड मीन्स पैदा होना। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। द अटेंशन ऑफ द सैनिटरी इंस्पेक्टर, माने सैनिटरी माने स्वच्छ, इंस्पेक्टर माने निरीक्षक, स्वच्छता के निरीक्षक का ध्यान वाज ड्रॉन टू दिस बैड कंडीशन, इस बुरी दशा की तरफ दिलाया गया, बट विथ नो रिजल्ट, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू विजिट द लोकेलिटी पर्सनली, कि व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का भ्रमण करें। एंड सी थिंग्स विथ योर ओन आइज, और अब चीज़ों को अपनी आंखों से देख लें। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू लुक इन टू द मैटर, मैं आशा करता हूँ कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करने में पर्याप्त दयालु होंगे। एंड गेट द प्लेस क्लीन्ड अप, और इस स्थान को क्लीन अप करवाएंगे, साफ करवाएंगे। एज अर्ली, उतना जल्दी, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। योर्स फेथफुल्ली RP गुप्ता ना लिख के XYZ लिख देना, इसको आप दाएं साइड में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सेक्शन बी भी आप कर ले जाओगे। चलिए सेक्शन सी में भी हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी ग्रामर है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट बताना है। देखिए सेक्शन सी 25 नंबर का आएगा, इसमें ग्रामर रहेगा, तो यहाँ पहला इनडायरेक्ट से आएगा, और इसमें डू एनीवन दो दिया रहेगा, कोई एक आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, वाई आर यू सो इन ईगर टू गो टू द पिक्चर टूडे, तुम आज पिक्चर देखने के लिए क्यों जाने को इतना इच्छुक हो। तो आंसर हो जाएगा, देखिए सेड टू का आप आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड मी हो जाएगा, वाई रहता तो वाई ही रहेगा कंजक्शन, उसके बाद यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा, आर का पास्ट टेंस मान लीजिए वाज हो जाएगा, वेरी ईगर टू गो टू द पिक्चर्स, दैट टूडे का दैट डे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फुल स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, ही सेड व्हाट ए चांस, उसने कहा क्या मौका है, तो हो जाएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही इज क्लेम्ड, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। यहाँ ओ लगा के आश्चर्य किया है तो विथ सरप्राइज कर देंगे। उसके बाद कंजक्शन हम दैट लगा देते हैं। उसके बाद व्हाट इज चांस के बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया गया है, तो सब्जेक्ट हम इट मान लेते हैं, वर्ब इज मान लेते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल है। तो हो जाएगा इट इज मानेंगे तो हम इट वाज हो जाएगा ए ग्रेट चांस, ए व्हाट को ग्रेट में बदल देते हैं, क्योंकि व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता तो ग्रेट में, और एडजेक्टिव आता तो वेरी में, तो यहाँ चांस तो नाउन है, तो भाई एक के बाद एक ही शब्द आया तो हम इसे ग्रेट में बदल देंगे इसलिए। अगला, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स टू एनीवन, तो यहाँ भी दो सेट दिया गया है, तो आप किसी एक को करना, दो में से पहले वाक्य में देखिए सिंपल बनाने के लिए कहा, दूसरे में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो चाहे जो आप बना दी, चाहे इसको हल कर दी, चाहे इसको। सिंथेसिस से आया है। पहले का आंसर देखिए, दूसरे का भी देख लिए। द डियर वॉज कॉट इन द नेट, ठीक है, हिरन जाल में फंस गया। इट स्ट्रगल्ड हार्ड टू प्ले एस्केप, यह बचने के लिए कठिन परिश्रम किया, तो हम यही कहेंगे ना, पहले हिंदी में हम उसको जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश बना देंगे कि मतलब बचने के लिए कठिन परिश्रम के बावजूद भी हिरन जाल में फंस गया, ऐसे कहेंगे। तो डिस्पाइट ए हार्ड स्ट्रगल टू एस्केप, ठीक है, मतलब कि बचने के लिए कठिन परिश्रम के बावजूद भी, तो द डियर वाज कॉट इन द नेट, ठीक है, हिरन जाल में फंस गया। तो इस तरह से एक वाक्य की वर्ब को हमको क्या करना, नाउन या जिरंड में बदल देना है, या पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव, इन सभी में बदल देना है, जो आपको रूल्स बताए गए हैं सिंपल सेंटेंस के। उसके बाद एक वाक्य को सेम टू सेम लिख देना। तो यहाँ डिस्पाइट नहीं अगर आपको पता है तो आप इसके लिए इन स्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्य किताब मिल जाए।
इन स्पाइट ऑफ हार्ड स्ट्रगल टू एस्केप, अब बचने के लिए कठिन परिश्रम के बावजूद। सर्विस का स्ट्रगल्ड नाउन था, वर्ब था, तो इसका नाउन स्ट्रगल हो गया, क्योंकि ए हार्ड स्ट्रगल, एक कठोर संघर्ष, तो हार्ड यहाँ एडजेक्ट हो गया। तो नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन चाहे डिस्पाइट लगा दो के बावजूद करेंगे, या इन स्पाइट ऑफ। अंतर ये कि डिस्पाइट साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट साथ ऑफ लगता है, ये भी एरर कभी कभी आ जाती है। तो डिस्पाइट साथ ऑफ लगा दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, तो चाहे जो आप लिख दो, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। अगला है द परचेज द बुक, किताब खरीदो, डू नॉट डिले, देर मत करो। कंपाउंड सेंटेंस बनाना तो मतलब डू नॉट डिले, देर ना करो, एंड परचेज द बुक, और किताब को खरीद लो। तो अगर दोनों वाक्य जैसे इम्परेटिव है तो उसको हम कंपाउंड बनाते हैं तो एंड से जोड़ देते हैं, तो ये इसका रूल्स है, तो एंड कंजक्शन लगा के जोड़ दिया गया। रूल हाँ, सी वाला देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स टू एनीवन। कोई एक करो, दो इसमें भी दिया गया है, जैसा ब्रैकेट में कहा गया है। पहले वाले को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, दूसरे को पैसिव वॉइस में। अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अशोक भारत के इतिहास में सबसे अधिक महान राजा है। समर फॉलोज विंटर, समर यानी कि गर्मी के बाद जाड़ा आता है, ठीक, सॉरी, समर फॉलोज माने गर्मी आता है, विंटर माने जाड़े के बाद, ठीक है, गर्मी जाड़े के बाद आती है। तो देख लेते हैं पहले का पॉजिटिव डिग्री देख लेते हैं। तो अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में कोई अन्य राजा नहीं इज एज ग्रेट, उतना महान है एज अशोक, जितना कि अशोक। यहाँ एज की जगह सो लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एज का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, सो एज हमेशा निगेटिव में होता है, इसलिए आप यहाँ सो एज भी लिख सकते हैं। ध्यान देना बना कैसे, इसको ध्यान लीजिए कि अगर कोई भी मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसका मतलब जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं सबसे पहले अपने मन से लिखते हैं नो अदर, तो नो अदर लिख देते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद वाला नाउन लिखते हैं, तो किंग देखिए लिख गया, उसके बाद अन्य शब्द जो उसके साथ हम लिख देते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद वर्ब लगा देते हैं, क्योंकि एक ही वचन का नाउन है तो इसलिए वर्ब इज लगा देंगे। उसके बाद हमको एज या सो का प्रयोग करते हैं, निगेटिव में सो भी लगा सकते हो और बाकी एज भी लगा सकते हो। उसके बाद पॉजिटिव का हाथ पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए, ग्रेट हो जाएगा ग्रेटेस्ट का, एज करके फिर शुरू वाला सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो ये इसका रूल्स था। अगर आप नहीं जानते हैं पॉजिटिव डिग्री या सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, सभी की वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस मास्टर वीडियो बाय रमेश सर, सिंपल सेंटेंस मास्टर वीडियो बाय रमेश सर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब कुछ मिल जाएगा। अब डिग्री ऑफ कंपेरिजन बाय रमेश सर सर्च करेंगे या चैनल पर विजिट कर लीजिए। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर, पूरा एक्सीलेंट ग्रामर कंप्लीट है, एक्सरसाइज भी सॉल्व है जो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समर फॉलोज विंटर का जो है पैसिव वॉइस क्या है, विंटर इज फॉलोड बाय समर, विंटर को पहले हो जाएगा, उसके बाद फॉलोज प्रेजेंट टेंस है, इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज फॉलोड बाय करके समर को इधर कर दिएगा। जाड़ा के बाद गर्मी आता है, या ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसका अर्थ। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई एक सही करना है, सिंटैक्स से आया तो सिंटैक्स की भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं अगर आपको कम तैयार है तो। मोर यू हैव, मोर यू डिज़ायर, तो इसमें गलती क्या है कि मोर अगर 2 बार आता तो घटते बढ़ते क्रम में, तो ये कंपैरेटिव एडवर्ब होता है, तो इनके पहले द लगा देते हैं, तो द मोर, तो दोनों द, एक द का अर्थ होता है पहले वाले का जितना, दूसरे का अर्थ होता है उतना, तो इसका अर्थ होगा द मोर यू हैव, जितना अधिक तुम्हारे पास होता है, द मोर यू डिज़ायर, उतना ज़्यादा तुम इच्छा करते हो। दूसरा द गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, इसमें क्या गलती है, देखिए गोल्ड का प्रयोग यानी जो ये धातुवाचक संज्ञा है, ये स्टैक नाउन में आता है, जब इसका सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तो इसके पहले द नहीं लगता, तो इसलिए द हटा दीजिए, सेम टू सेम वाक्य हो जाएगा सही। और एक्सीलेंट में आपको सेम टू सेम ये वाक्य ऐसे ही दिया भी गया है, इंपॉर्टेंट वाक्य है। अगला आपका क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताना है, कोई एक लिखना है, 3 दिया है, ठीक है, किसी एक का सिनोनिम्स बता रहे हैं लिखना। एलिजिबल माने अपठनीय, ठीक है, तो और अस्पष्ट भी इसका अर्थ होता है, तो इसका अनक्लियर इस हिसाब से हो जाएगा, अस्पष्ट के हिसाब से। और इसको अनक्लियर नहीं आप करें तो अनरीडेबल भी कर सकते हैं, अनरीडेबल, यह भी एकदम आपका 100% सही है, ठीक है। अपठनीय के हिसाब से अनरीडेबल या अस्पष्ट के हिसाब से अनक्लियर इसमें दे दिया गया है, तो आप अनरीडेबल लिखिए और बेटर होगा। फेन माने होता है बहाना बनाना, तो प्रिटेंड माने बहाना बनाना, इसका सिनोनिम्स हो गया। इलिजिबल, ठीक है, देखिए ILLEGIBL, ये तो हो गया, 2 ही दिया था तो किसी एक करना था, मैं दोनों बता दिए, पेपर में अगर बाई चांस कोई एक सेम टू सेम आ जाएगा आप कर लो। देखिए अगला है 5वां, एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम लिखना कोई एक ही करना है, तो 2 शब्द दिए, किसी एक का एंटोनिम्स लिखना। प्रॉस्पेरिटी माने संपन्नता, ऑनर माने सम्मान, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है,
तो अब देखिए 5वें का पहले क्वेश्चन दे दिए हैं, तो संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी माने संपन्नता होता है तो एडवर्सिटी हो जाएगा, ऑनर का डिसऑनर हो जाएगा। 5A का आंसर देखिए यहाँ दिया गया है। प्रॉस्पेरिटी माने संपन्नता, एडवर्सिटी माने मुसीबत, ऑनर का डिसऑनर देखिए दिया भी गया है। आगे जो दूसरा दिया है तो ये एनीवन, किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। मतलब दो वाक्य शब्द दिए गए हैं, तो इन दोनों में से, दो सेट में से किसी एक, ए का या बी का, दोनों शब्दों का दो वाक्य बना के प्रयोग कर दिए ताकि इनका अर्थ कन्फर्म हो जाए। यानी साइट माने क्या होता है? उदाहरण देना। साइट माने स्थान होता है। ठीक है, पहले साइट का अर्थ होता है उदाहरण देना, दूसरे साइट माने स्थान होता है। इस पील माने जो है, पील माने होता है हंसी। ठीक है, पील माने होता है जोर की हंसी, और दूसरा पील माने होता है छिलका। तो इस तरह से इनके ऊपर वाक्य बनाना है। चलिए देख लेते हैं वाक्य बनाने, यहाँ देख भी लेते हैं, या अपने मन से भी आप बना सकते हो। साइट के ऊपर देखिए वाक्य बनाए, कैन यू साइट ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम द पोएम बाय टैगोर। क्या आप टैगोर की किसी कविता से कुछ लाइनों का उदाहरण दे सकते हो? तो साइट बना उदाहरण देना हो गया। दूसरा, द साइट ऑफ कॉलेज, कॉलेज बिल्डिंग का स्थान जो है हैज़ बीन सेलेक्टेड, चुन लिया गया। तो ये साइट माने स्थान का अर्थ हो गया। दूसरा भी देखें, पील ऑन अकाउंट ऑफ पील ऑफ लाफ्टर माने जोर की हंसी के कारण, वी कुड नॉट हियर द नाक एट द डोर, हम दरवाजे पर खटखटाने को नहीं सुने। कोई खटखटा रहा था, हम जोर से हंस रहे थे, नहीं सुन पाए। पील दीज पोटैटोज पील इजली, ये आलू आसानी से छिल जाते हैं। तो इस तरह से पील में छिलना भी होता है, छीलना, आलू छीलना, कुछ भी चीज़। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए है कि ओमनिसिएंट और बिब्लियोफाइल। ठीक है, सर ये तो आंसर हो गया, पहले हमको प्रश्न पढ़ना चाहिए था। देखिए यहाँ प्रश्न क्या किया गया तीसरा में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ देयर फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस टू एनीवन। मतलब यहाँ दो दिया है तो किसी एक को करना है, तो मतलब यहाँ प्रश्न दिया है तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसको आपको करना है। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, बाकी अब बहुत डिटेल पढ़ना चाहे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी आपको पूरा ग्रामर में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लास्ट 10 ईयर्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं। देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ को जानता है उसको हम क्या कहते हैं? जो जानता है तो उसको ओमनिसिएंट कहते हैं। ओमनी माने ऑल होता है, सिएंट माने नॉलेज होना। लवर ऑफ बुक्स, किताब के प्रेमी को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। तो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि बिब्लियो माने बुक होता है, सॉरी फोब नहीं, फाइल, फाइल कहाँ है? बिब्लियोफाइल, फाइल माने होता प्रेमी, लवर। तो सी में बी हो जाएगा, और सी के पहले में, और दूसरे में बी हो जाएगा, दूसरे में बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ आंसर भी दिया भी गया होगा सी का। देखिए बी दोनों में दिया, ओमनिसिएंट, ओमनी, बिब्लियोफाइल। आगे देख लेते हैं, हम कह रहे हैं कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। फ्रेजल वर्ब का भी यहाँ वाक्य में प्रयोग करने के लिए दे दिया है। तो लॉन्ग फॉर्म माने इच्छा करना, बियर आउट माने होता है समर्थन करना या पुष्टि करना। इस फ्रेजल वर्ब का वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो, जो यहाँ दिया है उसको भी लिख सकते हो। देखिए, तो इडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, ए पेशेंट इंटेंसली लॉन्ग्स फॉर ए गुड हेल्थ, एक रोगी इंटेंसली माने तीव्र ढंग से, तीव्र, लॉन्ग फॉर इच्छा करता है, गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा करता है। बियर आउट, द एविडेंस डज नॉट बियर आउट द चार्जेस अगेंस्ट हिम, ये सबूत जो है उसके खिलाफ आरोप की पुष्टि नहीं किए हैं। इस तरह से पुष्टि करना बियर आउट माना हो गया। अगला देखिए, इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन आएगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। वाक्य का अर्थ ताकि स्पष्ट हो जाएगा, वो अपने वाक्य में प्रयोग करना है। बोन ऑफ कंटेंशन माना होता है झगड़े की जड़, कॉल नेम्स माने होता है गाली देना। ये इडियम्स है, इडियम्स की भी वीडियो चैनल पे टॉप 100 इडियम्स और प्लस लास्ट ईयर के अपलोडेड हैं, एक्सीलेंट के भी, वहाँ जरूर देख सकते हैं। अगर आप याद करने में कोई दिक्कत हो, सभी ट्रिक के साथ आपको याद करा दिए गए, एक ही बार में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देख लेते हैं अब इडियम्स का वाक्य में प्रयोग। यहाँ देखिए दिया गया वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिए हैं। ए बोन ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की जड़, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। कॉल नेम्स माने होता गाली देना, डू नॉट कॉल नेम्स टू एनीबॉडी, किसी व्यक्ति को गाली ना दो। इस तरह से देखिए ये वाक्य में प्रयोग करने के लिए दे दिए हैं। तो वैसे तो पिछली साल जो है ये फ्रेजल वर्ब आया ही नहीं था, और इडियम्स एंड फ्रेज का केवल मीनिंग पूछ लिया था। तो आप उस तरह से भी पूछ सकता है, मान ली इस तरह से तो पहले ही पूछता था,
तो इसलिए आपको अगर तैयार है, चाहे जिस तरह से कहा जाएगा वाक्य में प्रयोग करने के लिए या मीनिंग दोनों कर सकते हैं। वैसे इस वर्ष ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाक्य में प्रयोग करने के लिए मुश्किल है आना, मीनिंग ज़्यादा पूछने की संभावना है और फ्रेजल वर्ब की कोई, ठीक है, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन आप याद करते रहे वर्ड पावर दोनों की आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए कुछ ट्रांसलेशन आपको दे दिया गया है, तो आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। ये छठवां वाला है अंसाल पेपर से। तो प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए भी ठीक है, बहुत सारे ट्रांसलेशन चैनल पे मैं अपलोड किया हूँ अपना, और इसके रूल्स भी बता दिए हूँ, चल भी रही सीरीज, अपना मजबूत भी कर सकते हैं। टेंस पूरा पढ़ा के अपलोड किया हूँ चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखा भी गया है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ये हो जाएगा इसका अर्थ। प्रातः काल का टहलना वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होता है किसके लिए, फॉर हेल्थ। प्रातःकालीन वायु न केवल फेफड़ों को शुद्ध करती है, जिसका वजह मॉर्निंग एयर, प्रातःकालीन वायु नॉट ओनली प्योरीफाइज द लंग्स, न केवल फेफड़ों को शुद्ध करती है अपितु माने बल्कि बट हमें नवजीवन भी प्रदान करती हैं। आल्सो प्रोवाइड्स अस विथ ए न्यू लाइफ, जीवन प्रदान करती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और माइंड इज आल्सो डिलाइटेड, यही कारण है कि दैट इज़ वाई या दिस इज द रीजन कि कहेंगे दैट नहीं लिखना होता है, दैट इज वाई लिख देंगे तो हो गया, यही कारण है कि मैं नित्य प्रति नियमित रूप से टहलने जाता हूँ। आई गो फॉर ए वॉक रेगुलरली। कुछ लोग देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। सम पीपल रिमेन लाइंग इन बेड टिल लेट, यह एक बुरी आदत है। इट इज़ ए बैड हैबिट, ठीक है। और कह रहे हैं कि फलतः हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। एज ए रिजल्ट माने फलता या परिणाम स्वरूप, और बॉडी बिकम्स इनएक्टिव, शिथिल हो जाता है। और कह रहे हैं कि और दिन भर आलस से घिर रहता है। एंड वी रिमेन ओवर पावर्ड विथ लेजीनेस थ्रू आउट द होल डे, और पूरे दिन हम आलस से घिरे रहते हैं और कोई काम करने में मन नहीं लगता है। वी विश टू डू नथिंग, हम कुछ काम करने की इच्छा नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग अक्सर कहा करते हैं, और ग्रोन अप्स ऑफन से प्राय कहा करते हैं, क्या कहते हैं, जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता हुआ कभी बीमार नहीं पड़ता। वन हु गोज टू बेड अर्ली, वह जो जल्दी बिस्तर पर जाना है, यानी कि गो टू बेड माने होता है सोना, जल्दी सो जाता है। एंड गेट्स अर्ली, और जल्दी उठ जाता है। नेवर फॉल्स इल, वह कभी बीमार नहीं होता। चलिए तो फिर इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। आइए अब देखते हैं लिटरेचर पोर्शन जो है, किताब के सभी क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है, मॉडल पेपर में दिया गया है, हल सहित समझ लेते हैं, ताकि इसमें से कोई भी आ जाए आप कर ले जाओ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है, इसमें से 8 नंबर का आएगा, तो 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और दोनों में ऑप्शनल रहेगा, मतलब एक एक ऑप्शन के लिए भी दिया रहेगा, जो भी आता होगा आप कर सकते हैं। पहला है वाई वाज देयर लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्यों विशाल भीड़ थी। वाई व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश जीवन में क्या होना चाहता है। तो इन दोनों में से चाहे जो आपको लिखना है, पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से, दोनों से है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम, लेखक कैसे सीखना शुरू किया था कि कैसे तैरा जाए, तैरना सीखना कैसे शुरू किया था। तो ये डीप वाटर से है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या महत्व है। तो ये ठीक है, उसी से आया है, मुकेश वाले चैप्टर से, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको दोनों में से 2-2 क्वेश्चन दिए थे, कोई एक एक करना है। तो फिलहाल पेपर में आपको दोनों का एक एक करना ही पड़ेगा। तो इसमें लेकिन 2-2 आंसर बताए गए होंगे, तो इसलिए आपको बता दिया जा रहा है जानकारी के लिए, लेकिन पेपर में आपको एक ही लिखना है। तो चलिए फटाफट इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ हिंदी। द बुलेटिन बोर्ड गिव पीपुल न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल्स ऑफ, बुलेटिन बोर्ड जो है, ये सूचना पत्र जो था समाचार का, वो गिव पीपल लोगों को देता था न्यूज़, समाचार ऑफ लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध का, एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सैनिक अधिकारी इत्यादि के आदेशों का समाचार देता था। देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने विशाल भीड़ थी। टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़, माने नवीनतम समाचार को पढ़ने के लिए। द न्यूज वाज दैट, समाचार यह था कि दे वर टू स्टडी जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच इन देयर स्कूल्स, कि उन्हें अपने स्कूल में मतलब फ्रेंच के स्थान पे जर्मन पढ़ना था। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना मालिक होना चाहता है। सो ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, इसलिए वो मोटर मैकेनिक होना चाहता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। अगला क्वेश्चन का आंसर है
द ऑथर पैडेड विथ हिज वाटर विंग्स, लेखक अपने जल पंखों के साथ पैडल माने हाथ पाँव मारा। वी वुड वॉच ओवर अदर बॉयज, ही वुड वॉच अदर बॉयज एंड ट्राई टू लर्न स्विमिंग बाय इमिटेटिंग देम। वह दूसरे लड़कों को देखा करता था एंड ट्राई टू लर्न स्विमिंग बाय इमिटेटिंग देम, और उनकी नकल करके तैरना सीखना का प्रयास किया, तैरने सीखने का प्रयास किया। इन दिस वे, इस तरह से ही लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग, इस प्रकार से वह तैरने की कला को सीख लिया। अगले क्वेश्चन का आंसर, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा करकट ही गोल्ड माने धन होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनका प्रतिदिन का भोजन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर एक छत के समान है। इवन इफ, भले ही इट इज़ लीकिंग रूफ, या चूने वाला छत हो, बट इट इज़ इवन मोर फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए यही एक बहुत अधिक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका है, द स्टोरी रेड ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलासफी। ये कहानी चूहादानी जो है वह मनोरंजन और दर्शन शास्त्र का एक मिश्रण है। एक्सप्लेन माने इसकी व्याख्या करिए। या फिर इसमें क्वेश्चन है, वाई वाज द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन अपॉइंटेड, व्हाट डिड द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन रिवील, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो ये इंडिगो से आया है कि वाई वाज द ऑफिशियल इंक्वायरी, आधिकारिक पूछताछ क्यों कमीशन माने आयोग से अपॉइंटेड माने नियुक्त की गई थी, यानी कि की गई थी। व्हाट डिड द फाइंडिंग्स ऑफ कमीशन, कमीशन की क्या खोजें रिवील माने प्रकट हुई। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश प्लांटर्स, ब्रिटिश प्लांटर पर, मतलब प्लांटर्स माने जो प्लांट बिछाने वाले हैं, यहाँ उद्योग धंधा करने वाले, उन पर क्या इसका इम्पैक्ट माने प्रभाव हुआ। तो देखिए दो में से कि एक ही आपको लिखना है, आर करके दिया है पेपर में। तो यहाँ दोनों दिए गए हैं, तो मैं जानकारी के लिए दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। देखते हैं। ठीक, पहला वाला देखिए दिया गया है आंसर आपका 8 का आंसर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए दिया गया है। देखिए यहाँ जो स्टोरी रेड ट्रैप, मतलब कहाँ चूहादानी कहानी, ये मनोरंजन का मिश्रण है और दर्शन शास्त्र का मिश्रण, इसकी व्याख्या करना। तो इसके लिए देखिए यहाँ आंसर यहाँ से लिखना शुरू किया गया। इन सपोर्ट ऑफ द व्यू, माने इस विचार के समर्थन में द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी एंड प्रेजेंटेड, निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसके मतलब कि सपोर्ट में, किस मतलब यही कि ये मनोरंजन भी है और दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है चूहादानी कहानी। क्योंकि देखिए मनोरंजन तो है, वो अपना घूम रहा था, उस तरह से मनोरंजन भी किया। और लेकिन हाँ, दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्र मतलब एक ऐसा आदमी जो व्यक्ति के जीवन के बारे में स्टडी करता है उसको हम दार्शनिक कहते हैं, फिलासफर कहते हैं। तो जो स्टडी करता है उसको हम फिलासफी कहते हैं। तो वो मतलब जीवन के बारे में बताया कि ना, कि संसार एक चूहादानी है, हम लोग उसके चूहे हैं। जैसे चूहादानी में चूहा दाना के लालच में फंस जाता है, चारा के लालच में, उसी तरह से मनुष्य यहाँ चोरी करता है, बेईमानी करता है। तो चोरी करता है तो पकड़ लिया जाता है, तो उस पैसे के लालच में वो फंस जाता है बुरे ढंग से। तो वो इस तरह से एक दर्शन शास्त्र भी है, तो वही इसमें बताया गया। देखिए, एज द पेडलर वॉक्स अलॉन्ग विद द 30 करोड़, जैसे ही फेरी वाला या घुमक्कड़ जो है 30 करोड़ के साथ चलता है, इन हिज पॉकेट्स, अपने जेब में रख के, ही फील्स वेरी हैप्पी एट हिज स्मार्टनेस, वो अपने चतुराई पर बहुत खुश महसूस करता है। दूसरा पॉइंट है, पेडलर से, पेडलर कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, यह पूरा संसार बड़ी चूहादानी के सिवाय कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो सभी अच्छी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं, मतलब कि अमीर लोगों को दी जाती है, आर नथिंग बट चीज़ एंड बिट्स ऑफ पॉर्क्स, वह कुछ नहीं है बट चीज़ माने पनीर, पनीर के सिवाय वह कुछ नहीं होती है। एंड बिट्स माने टुकड़े ऑफ पॉर्क्स माने सुअर के मांस के टुकड़े के सिवाय कुछ नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो किसी गरीब व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए जो है दे दी जाती है। तो अब तीसरा पॉइंट है कि व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव हिज हाउस, जब लौह व्यापारी अब घुमक्कड़ से जो है अपना घर छोड़ने के लिए कहा फेरी वाले से, हिज डॉटर गिव्स फिलासफिकल आर्गूमेंट, तब उसकी पुत्री दार्शनिक आर्गूमेंट माने बहस, दार्शनिक दर्शन विषयक बहस करती है। इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, यह वास्तव में एक गलती थी। बट एनीवे, लेकिन कोई भी हो, कुछ भी हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती हो, वी आर टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग, कि हमें एक ऐसे मानव प्राणी को चेज अवे मैंने खदेड़ देना चाहिए, पीछे करके भगा देना चाहिए। होम वी हैव आज टू कम हियर, जिसे हम खुद यहाँ आने के लिए कहे हैं। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसके लिए हम क्रिसमस की प्रसन्नता, क्रिसमस पर प्रसन्न रहने का जो है वादा किए। तो ये पहले का आंसर था। दूसरे का आंसर भी हम देख लेते हैं। दूसरा,
द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। इसका अर्थ हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंटेड नियुक्त किया था ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब पूछताछ की एक आधिकारिक आयोग, मतलब कि किन आयोग नियुक्त किया था, उसमें आयोग में व्यक्तियों को नियुक्त किया था इनटू द इंडिगो माने नील की खेती में जो शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार थे सिचुएशन, उनकी स्थिति के लिए जानने के लिए नियुक्त किया था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस आयोग में जो है कंसिस्टेड माने शामिल थे, यानी इससे यह आयोग मिलकर बना हुआ था लैंडलॉर्ड्स माने जमींदारों से, गवर्नमेंट सरकारों से, ऑफिसर्स माने कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों से, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, और गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि ऑफ रिप्रेजेंट्स किसानों के प्रतिनिधि के रूप में थे। द ऑफिशियल माने आधिकारिक, इंक्वायरी माने पूछताछ, असेंबल्ड के लिए, असेंबल्ड माने इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठा हुई, एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, ठीक है, उसमें अत्यधिक जो है सबूत रखे गए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े प्लांटर्स के खिलाफ, ठीक है, जो कारोबार करने वाले हैं अंग्रेज, उनके खिलाफ। द फाइंडिंग्स ऑफ कमीशन माने आयोग की खोजें रिवील्ड प्रकट की द प्लाइट ऑफ द प्लीजर पीजेंट्स ऑफ चंपारण के किसानों की प्लाइट माने दुर्दशा को प्रकट की। सीइंग दिस, यह देखकर द ब्रिटिश प्लांटर्स एग्रीड, ब्रिटिश प्लांटर्स सहमत हो गए अंग्रेज प्लांटर्स इन प्रिंसिपल सिद्धांतों में, टू मेक रिफंड्स द पीजेंट्स, कि वह पीजेंट्स को रिफंड माने पुनः वापस कर देंगे धन। दे आस्क्ड गांधी जी, वे गांधी जी से पूछे हाउ मच मनी दे शुड पे, कि उन्हें कितना धन देना चाहिए, वे कितना धन दें। दे एग्रीड टू पे ओनली 25% ऑफ द मनी, वे केवल धन के 25% पर को देने के लिए सहमत हो गए। विच दे हैड इलीगली, जो वे अनैतिक रूप से, एंड डिसीटफुली, और धोखेबाजी से, एक्सटोर्टेड माने वसूल लिए थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। तो चलिए ये प्रोज का हो गया। पोएट्री के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पोएट्री क्वेश्चन देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ देखिए पहले आपको दिया गया प्रोज, उसके बाद जो है इसका आंसर नीचे दिया गया है प्रोज से, स्टैंजा, सॉरी पोएट्री के स्टैंजा से, ठीक है। तो अगर आप अभी राजू प्रकाशन के सभी क्वेश्चन का आंसर मतलब देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पोएट्री का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसका भी आंसर मैं देख ले रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट यूज्ड द वर्ड्स डेनिजेंस एंड सिवेलिक, डेनिजेंस और सिवेलिक शब्द का कवि ने क्यों प्रयोग किया है, ठीक है। तो देखते हैं कवित्री ने इसका प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि ये, अब देखिए इसमें देखिए आपको आंसर देखिए मिल जाएगा। पहले तो अर्थ अगर आप नहीं जानते तो अर्थ भी बता दे रहा हूँ स्पीडली। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर, प्रांस माने उछलते कूदते हैं क्रॉस स्क्रीन पर, ब्राइट टोपाज डेंजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, चमकीले पुखराज जो है हरे भरे संसार के निवासी हैं। चमकीले पुखराज मतलब वही टाइगर जो है इस पर बने हैं जो पर्दे पर, वो जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे रहे लोगों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे गति करते हैं, स्लीक माने स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी माने बहादुरी पूर्वक निश्चितता के साथ वो गति करते रहते हैं। तो देखिए पहले का आंसर क्या है कि पोएट ने डेनिजेंस और सिवेलरिक का वर्ड का यूज़ क्यों किया। देखिए आंसर यहाँ देख लीजिए, द वर्ड्स लाइक डेनिजेंस एंड सिवेलरिक हैव बीन यूज्ड टू प्रेजेंट द पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स बीइंग फियरलेस, मतलब निवासी और सिवेलरिक माने बहादुरी, ये शब्द जो है हैव बीन यूज्ड प्रयोग किए गए टू प्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स, बाघों की तस्वीर को, बीइंग फियरलेस निडर होना दिखाने के लिए, ब्रेव बहादुर होना, लॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का स्वामी होने के लिए, इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पशुओं के संसार में, देयर मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन, उनकी शानदार और सम्मानीय स्थिति, हैज़ बीन प्रेजेंटेड प्रस्तुत की गई है, इन कंट्रास्ट विरोध में, टू मीक आंट जेनिफर, आंट जेनिफर को मीक माने होता है विनम्र बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, व्हाट हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड बीन गिवन, बाघों के वर्णन को क्यों जो है, बाघों के दृष्टिकोण का वर्णन क्यों बीन गिवन दिया गया है, बाघों के दृष्टिकोण का वर्णन क्यों दिया गया, मतलब उनका दृष्टिकोण कैसा है इसका वर्णन क्यों किया गया इस लाइनों में। तो देखिए इसका आंसर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड, बाघों के दृष्टिकोण का वर्णन हैज़ बीन गिवन दिया गया इसमें कविता में, टू स्ट्राइक ए कंट्रास्ट,
एक विरोध का तरफ ध्यान दिलाने के लिए विथ स्ट्राइक माने ध्यान दिलाना या प्रहार करना भी होता है, विरोधी प्रहार के लिए दिया गया वर्णन। विथ टिमिड, टिमिड माने डरपोक, डर के साथ, टिमिड माने डरपोक होना, डर के साथ, ठीक है। आंट जेनिफर, विथ टिमिड आंट जेनिफर, ठीक है, डरे हुए या भय के साथ आंट जेनिफर का विरोध को दर्शाने के लिए किया गया है। द टाइगर्स आर सोन, बाघों को दिखाया गया है एज फियर्स माने भयानक के रूप में, फियर्स मीन्स भयानक, बहादुर के रूप में, ब्रेव के रूप में, मैजेस्टिक शानदार के रूप में, एज कम्पेयर्ड टू हार्ड एंड डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ आंट जेनिफर, जैसा कि कंपेयर्ड माने तुलना किया गया है, टू हार्ड माने कठोर एंड डिफ़िकल्ट माने कठिन लाइफ जीवन ऑफ आंट जेनिफर, जैसा कि इसी से जो है ये, क्योंकि इसी से आंट जेनिफर के कठोर और कठिन जीवन का वर्णन किया गया। आंट जेनिफर लीड ए टेरराइज लाइफ, आंट जेनिफर लेड माने बिताई, ने बिताया है, टेरराइज्ड माने होता है आतंकित, लाइफ माने जीवन बिताया है। तो इस तरह से मतलब ये क्या कि मतलब बाघों के दृष्टिकोण का वर्णन यहाँ दिया गया है। तो इसमें आंट जेनिफर का भी जीवन का भी थोड़ा सा वर्णन है, इनका भी जीवन कठोरता से बीत रहा था, ये भी आतंकित जीवन बिता रही थी, इसी हिसाब से। आगे देखिए शब्द जो दिया गया है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक माने सारांश, सारांश से सिनोनिम्स शब्द को पता लगा। ब्रेव माने बहादुर, रेजिडेंट्स माने निवासी। तो इसके लिए एक पाठ में क्या शब्द आए हैं, तो देखिए ब्रेव माने होता सिवैलरिक, सिवैलरिक माने भी बहादुरीपूर्ण होता, रेजिडेंट्स माने निवासी, तो डेंजेंस आया है। ये दोनों आपके स्टैंजा में आए हैं। तो यहाँ देखिए सिवैलरिक आया है, ये दूसरे में डेंजेंस आया है। तो डेंजेंस माने होता है निवासी, रेजिडेंट्स है, सिवैलरिक मतलब ब्रेव। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स ऐसे से आपको लिख देना था। अगला क्वेश्चन क्या करा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो। तो कीपिंग क्वाइट का लिखो या थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखो। तो आप याद किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से आप बता दे रहा हूँ अर्थ, ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये इस सेंट्रल आइडिया को भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा, पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट डिस्कसेज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। शांति, ठीक है, और खामोशी को बनाए रखने की आवश्यकता का डिस्कसेज माने वर्णन करती है, इस पर बहस करती है। ही स्ट्रेसेज माने वह स्ट्रेसेज अपॉन बीइंग क्वाइट, वह शांत होने पर माने जोर देते हैं, एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स, और मानव प्राणियों के प्रति हानि रहित होने पर जोर देते हैं। एनिमल्स पशुओं के प्रति, एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण, इन सभी के प्रति जो है मानव जीवन एनिमल्स प्राणियों या पशुओं और पर्यावरण के प्रति हानि रहित होने का क्या करते हैं पर जोर देते हैं। ही आस्क्स ऑल ह्यूमन बींग्स, वह सभी मानव प्राणियों से आसमान पूछते हैं या कहते हैं, सभी मानव प्राणियों से कहते हैं, असमिस कहना भी होता है। टू सस्पेंड ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय के लिए सभी सांसारिक क्रियाकलापों को सस्पेंड माने संदेह में रख दें, मतलब रोक दें, बर्खास्त कर दें, कुछ समय तक सभी सांसारिक क्रियाकलापों को बर्खास्त कर दें। एंड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और कुछ क्षण बिताएं इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन माने तो आत्ममंथन में बिताएं, ठीक है, सभी क्रियाकलापों को सस्पेंड बर्खास्त करने की रोक कर आत्ममंथन में कुछ क्षण बिताएं। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हमें स्वयं को जो है समझने में हमारी मदद करेगा। वी आर इन ट्रबल, हम कष्ट में होते हैं, बिकॉज क्योंकि वी आर ऑलवेज इन हरी, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। दस ही प्रोवाइड्स अस विथ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन इन द पोएम, इस प्रकार से वह हमें कविता में बहुत ही सरल सुझाव को क्या करते हैं, साधारण सुझाव को प्रदान करते हैं। टू हेल्प अस कम्बैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हमारी सहायता करने के लिए, कम्बैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं पर, कम्बैट मतलब विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए, कम्बैट में जीतना, युद्ध करना, ठीक है, इन सभी समस्याओं से जूझने के लिए भी कह सकते हो आप। दिस सोल्यूशन लाइज इन कीपिंग क्वाइट, यह सुझाव या सोल्यूशन में हल भी होता है, यह सुझाव, यह हल जो है समस्याओं पर हल जो है, सोल्यूशन इसका जो है वो शांत रहने में ही है। तो चलिए थिंग ऑफ ब्यूटी का भी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं जो इस किताब में दिया गया हल, इसका उत्तर। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट भी है, ये भी है, तो ये सबसे ज़्यादा है कि जरूर आती है परीक्षा में। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए क्लियर कट मैसेज। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता एक क्लियर कट मैसेज देती है,
देखिए स्पष्ट मैसेज संदेश देती है दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। तो ज़रूर आप इस सेंट्रल आइडिया को याद कर लेना, पेपर में आपको ज़रूर आएगा, 99.9% आसाई ज़रूर आएगी आपको, तो इसलिए आप ज़रूर इसको याद कर लेना। बाकी कीपिंग क्वाइट भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही ज़रूर आएगा, तो आप याद कर लेना, नहीं याद किया तो। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती है। पास माने बढ़ना, शून्यता में आगे बढ़ना नहीं, समाप्त नहीं होती है, शून्यता की तरफ कभी जाती नहीं है। आवर अर्थ इज एबंडेंटली, हमारा धरती इज है, एबंडेंटली माने प्रचुर रूप से, सप्लाइड माने भरा हुआ, विथ इन्यूमरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, असंख्य प्राकृतिक वस्तुओं से, फुल ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता से भरी हुई। तो हमारी धरती सुंदरता से भरी हुई, असंख्य प्राकृतिक वस्तुओं से भरी हुई है। दीज इनलाइवन और स्पिरिट्स, ये हमारी स्पिरिट्स माने आत्मा या उत्साह, हमारे आत्मा को इनलाइवन माने सजीव बना देती है। एंड रिमूव द पाल ऑफ डिस्पॉन्डेंसी, और निराशा के पर्दे को हटा देती हैं। मिजरी दुख, सारो माने कष्ट, मिजरी माने बुरा वक्त या दुख, कष्ट क्या कहते हैं, कष्ट दुख, एंड का सफरिंग माने भी कष्ट, सबका मतलब ये है पीड़ा, तो मतलब दुख, ठीक है, कष्ट दुख और पीड़ा सबका मतलब ये दुख से रिलेटेड है। मिजरी मतलब बुरा वक्त, सारो माने कोई दुख हो, सफरिंग माने कोई कष्ट हो, तो वही है कष्ट दुख और पीड़ा, इन सभी से। एंड पाइंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है, और जीवन में जो परेशानियां हैं, तड़प हैं, उन सभी से पर्दे को क्या करती हैं, सभी के प्रति जो निराशा है, निराशा के पर्दे को हटा देती हैं। द नेचर स्प्रिंग्स नेक्टर, प्रकृति जो है स्प्रिंग्स नेक्टर माने, स्प्रिंग्स माने उछाल देती है, नेक्टर माने अमृत को इना, और सलन एंड डिजेक्टेड स्पिरिट्स, हमारे सलन में दुखी, डिजेक्टेड निराश स्पिरिट्स माने आत्माओं में, या उत्साह भी होता है स्पिरिट्स माने। तो प्रकृति हमारी दुखी और निराश आत्माओं में अमृत को, ठीक है, उड़ेल देती है, उछाल कर ला देती है, मतलब उड़ेल देती है। व्हेन वी आर इन सलन एंड वेंसिव मोड, जब हम दुखी और विचारग्रस्त मूड में रहते हैं, मनोदशा में रहते हैं, नेचर ऑलवेज हील्स अस फ्रॉम दिस ओडिटीज़, तब प्रकृति हमेशा हमारी मदद करती है, फ्रॉम दीज ओडिटीज माने इन विचित्र वस्तुओं से हमें हमारी मदद करती है, जो भी मतलब परेशानियां रहती हैं उनसे हमारी मदद करती हैं। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं विस्टास का सप्लीमेंट्री रीडर का जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तिग्रामों में पहला देखिए 4 नंबर का 2 क्वेश्चन लिखना होगा, दोनों में ऑप्शन रहेगा। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली दोबारा कभी क्यों दोबारा कभी नहीं थर्ड लेवल पर को प्राप्त कर सका। या वाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग यानी कि के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। तो ये पहले में 2 हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, इस बर्फ पर विद्यार्थी प्रोग्राम का क्या मुख्य उद्देश्य था। वाई वाज सदाव वेंट टू अमेरिका, सदाव अमेरिका क्यों गया था। तो ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से हैं, 2 क्वेश्चन है, दोनों में ऑप्शनल है। तो मैं इससे तो एक ही लिखना पेपर में, लेकिन मैं पहले दोनों का चार्ली वाला बता दे रहा हूँ, टाइगर किंग वाला, फिर इसको भी बता दे रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, बता दोनों दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही लिखना है, ताकि बाई चांस इसमें से कोई आ जाए तो आप उसको सेम टू सेम लिख दें, समझे रहेंगे तो। चार्ली वंस फाउंड द थर्ड लेवल एज ए प्लेस, चार्ली ने एक बार पहले मतलब कि चार्ली ने तो एक बार थर्ड लेवल को एक ऐसे स्थान के रूप में पाया था दैट एग्जिस्टेड इन 1894, जो जैसा कि 1894 में अस्तित्व में था। तो चार्ली पहले थर्ड लेवल को उस रूप में पाया, जैसा उस स्थान के रूप में जैसा 1894 में स्थित था। ही केम आउट ऑफ इट, वह इससे बाहर आया, टू बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी, खरीदने के लिए, पुरानी शैली के पुराने ढंग के करेंसी मुद्रा को खरीदने के लिए। बट ही कुड नेवर अगेन फाइंड द प्लेस, लेकिन वह कभी उस स्थान को नहीं पा सका। एज इट वाज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि यह उसकी कल्पना की उपज थी। द प्लेस डिडेंट रियली एग्जिस्ट, वास्तव में यह स्थान कहीं विद्यमान नहीं है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर है इसमें, टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी इसका। एट द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म पर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया कि, या राजा के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया कि ही वुड ग्रो अप, कि वह बड़ा होगा, एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में होगा, तब हीरो नायक होगा, चैंपियन योद्धा होगा। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय ए टाइगर, वे उसकी मृत्यु को एक बाघ के द्वारा भी बताए। प्रेडिक्ट माने भविष्य बताना, भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी।
ही वॉज बॉर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल, वह बुल के नक्षत्र में, बैल के, ये वृषभ जिसको कहते हैं, बुल बनी सांड, बैल वृषभ, वृषभ के नक्षत्र में, स्टार नक्षत्र के तहत पैदा हुआ था। द बुल एंड टाइगर मतलब वृषभ और बाघ, बीइंग एनिमीज दुश्मन होने के नाते, हिज डेथ वाज प्रेडिक्टेड बाय ए टाइगर, उसकी मृत्यु को जो है बाघ के द्वारा बता दिया गया था, मृत्यु की भविष्यवाणी बता दिया गया था कि वो बाघ के द्वारा होगी इसकी मृत्यु। तो अगला क्वेश्चन इसमें जो एक है, वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव अमेरिका क्यों भेज दिया गया था। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हिंदी, ये एनिमी से आया है, ठीक है, तो जो बहुत बड़ा पार्ट है उस पार्ट से आया है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। सदाउस फादर वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज एजुकेशन, सदाव के पिता उसकी शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही वांटेड हिम टू बी ए ग्रेट डॉक्टर, वह चाहते थे कि वह एक बड़ा डॉक्टर हो। ही वांटेड हिम टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ही वांटेड हिम टू लर्न ऑल, वह चाहते थे कि वह उन सभी चीज़ों को सीख ले दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो शल्य चिकित्सा और दवा के बारे में सीखा जा सकता है। सो सदाव वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी मेडिसिन, इसलिए सदाव को अमेरिका दवा के अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी था। चलिए आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से ही लॉन्ग क्वेश्चन, तो 7 नंबर का रहेगा ये। देखिए, डॉक्टर सदाव वाज कॉम्पेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सदाव को मजबूर किया गया था बाय हिज ड्यूटी, उनके कर्तव्य के द्वारा, काम के द्वारा, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, टू हेल्प द एनिमी सोल्जर की, वह घायल सैनिकों की, शत्रु सैनिकों की क्या करें, मदद करें। वाट मेड हाना हिज वाइफ, उसकी पत्नी हाना को क्या बना दिया, सिंपैथेटिक माने सहानुभूति, टू हिम, उनके प्रति, इन द फेस ऑफ ओपन डिफाइंस, खुली, डिफाइंस माने चुनौती या ललकार, खुली चुनौती के सामने में, इसमें सामने भी आता है फ्रॉम डोमेस्टिक स्टाफ, घरेलू स्टाफ माने कर्मचारियों से, जो खुली चुनौती के सामने में, ठीक है, था। व्हाट वाज द, या फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की क्या समस्या थी, तो व्हाट डिड ही डू टू सॉल्व इट, वैसे हल करने के लिए क्या किया। तो रोजर स्कंक की है, ठीक है, बारे में समस्या इसमें बताना। तो 2 है, दोनों क्वेश्चन वैसे देख ही लिखना है, लेकिन मैं आंसर दोनों का पढ़ दे रहा हूँ, अर्थ हिंदी, ताकि समझ में आ जाए, आपके आ जाए, बाकी ताकि इंपॉर्टेंट है तो कोई भी आ जाए इसमें से, तो आप ये नहीं रहेगा आप ना लिख सको, हिंदी अर्थ जानते रहोगे तो बनाकर भी लिख सकते हो। देखिए, पहले क्वेश्चन का अर्थ मैं बता रहा हूँ, आंसर हिंदी में बता रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ हर हेट्रेड फॉर द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सैनिकों से घृणा के बावजूद भी, ठीक है, अमेरिकन सैनिकों से उसकी घृणा के बावजूद भी, अपनी घृणा के बावजूद, हु वाज एन एनिमी, जो कि दुश्मन था, हेना हेल्प्ड, ठीक है, हेना ने मदद किया, हर हस्बैंड, अपने पति की, टू कैरी हिम इनसाइड, उन्हें अंदर ले जाने में। शी वाज नॉट विलिंग टू वॉश हिम, वह उन्हें नहलाने के लिए इच्छुक नहीं थी। शी वांटेड यामी टू वॉश हिम, वह चाहता था कि योमी उसे नहलाए। बट व्हेन योमी रिफ्यूज टू ओबे हर, लेकिन जब योमी उसका मदद करने के लिए मना कर दे, हर डिग्निटी हैड द बेटर ऑफर, उसकी प्रतिष्ठा, डिग्निटी में प्रतिष्ठा, हैड द बेटर ऑफर, उससे अधिक अच्छी हो गई। सी वॉश्ड द एनिमी, वह शत्रुओं को नहलाई, एज इफ मानो, वॉश में वही धोना, नहलाना धुलाना, एज इफ मानो ही वर ए स्मॉल चाइल्ड, मानो वह एक छोटा सा बच्चा हो। सी न्यू हर, वह उसे जानती थी, हर हस्बैंड्स पोजीशन, एंड वह अपने पति की स्थिति को जानती थी, एंड लाइफ वर एट स्टेक, ठीक है, और जीवन एक प्रहार के समान था। बट सी कंटिन्यू टू स्टैंड बाय हिम, लेकिन वह हमेशा उसके पास ही स्टैंड बाय, मतलब मदद करती रहती, रहकर मदद की। सी ओबेड हिम, वो उसकी आज्ञा का पालन की। व्हेन द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू लीव, जब नौकर छोड़कर जाने का निश्चय कर दिया, सी पेड देम देयर वेजेस, तब वह उन्हें उनकी मजदूरी दी। बट कंट्रोल्ड हर इमोशंस, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखी। सी सैट विथ डिग्निटी, वह प्रतिष्ठा के साथ बैठी रही। लेटर सी नर्स्ड द पेशेंट, बाद में वह रोगियों की नर्स माने सेवा की, ठीक है, परिचारक का काम की, नर्स के लिए, रोगियों के लिए। हाँ, आगे कह रहे हैं कि सी फेड हिम विथ हर हैंड्स, वह उसे उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे, वह उसे अपने हाथों से खिलाते थे। सी हेटेड हिम, वह उससे नफरत करते थे, बट कुड नॉट हेल्प नर्सिंग हिम, लेकिन
उसके सेवा करने से उससे अपने आप को रोक भी नहीं सकती थी। नर्सिंग मतलब वही सेवा करना, परिचारक का काम करना। इट इज हर जेंटल नेचर, या उसका सौम्य स्वभाव था या सज्जन स्वभाव था। हर सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान था। हर लव एंड फेथफुलनेस टू हर हस्बैंड, उसका अपने पति के प्रति प्रेम और वफादारी थी। दैट सी कंटिन्यू टू लुक आफ्टर द एनिमी सोल्जर इन स्पाइट ऑफ द रिस्क, कि वह लगातार कंटिन्यू टू लुक आफ्टर द एनिमी सोल्जर, शत्रु सैनिक के लुक आफ्टर करती रही, देखभाल करती रही। इन स्पाइट ऑफ द रिस्क, उस खतरे के बावजूद भी। सी रैन, जिस खतरे से वह दौड़ती थी या जिस खतरे से वह गुजर रही थी उस समय। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है, रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी, वो उसे कैसे हल किया, इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी ये भी है। वाई, ठीक है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, इससे है ये लिया गया है। रोजर स्कंक वाज ए लिटिल क्रीचर, रोजर स्कंक एक छोटा सा प्राणी था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, वह बहुत बुरी दुर्गंध देता था। सो ऑल द अदर लिटिल क्रीचर्स, इसलिए सभी अन्य छोटे प्राणी रैन अवे फ्रॉम हिम, उसके पास से क्या करते थे, भाग जाते थे। नन ऑफ देम प्लेड विथ हिम, उनमें से कोई भी उसके साथ खेलने का साहस नहीं करता था। ही वॉज लेफ्ट एलोन, वह अकेला ही छूट गया था, उसे सब लोग छोड़ दिए गए थे, उसे अकेला छोड़ दिया गया था। दिस मेड हिम वेरी सैड, या उसे बहुत उदास बना दिया, इस बात ने उसे बहुत उदास बना दिया कि सब लोग उसको छोड़ दिए। ही वेंट विथ हिज प्रॉब्लम टू वाइज ओल्ड आउल, वह अपनी समस्या के साथ जो है बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास गया। ठीक है। द आउल आस्क्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, उल्लू ने उससे कहा कि वह जादूगर के पास जाए। ही वेंट टू द विजार्ड, वह जादूगर के पास गया। एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम, और उसे अपनी समस्या बताया। ठीक। द विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड, जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी को लिया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, ठीक है, उससे पूछा कि वह किस तरह, इसमें पूछना भी था, वह पूछा कि वह किस तरह की स्मेल चाहता था। रोजर स्कंक सेड दैट, रोजर स्कंक ने कहा कि ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस, कि वह गुलाब के जैसी सुगंध चाहता था। तो देन एज पर हिज विश, फिर उसकी इच्छा के अनुसार, पर हिज विश मैंने इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज विश। द विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस, जादूगर उसे गुलाब के जैसे सुगंध वाला बना दिया। दस हिज प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, इस प्रकार से उसकी समस्या हल हो गई। नाउ ऑल द अदर लिटिल क्रीचर्स लव्ड हिज स्मेल, अब जो है सभी अन्य प्राणी, छोटे प्राणी भी उसके सुगंध को पसंद करने लगे। दे प्लेड, उसकी गंध को पसंद करने लगे। दे प्लेड मैनी गेम्स विथ हिम, वो इसके साथ कई खेल खेले। ही बिकेम हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया। तो इस तरह से ये मतलब पूरा पार्ट समाप्त हो गया आपका। अब पेपर जो है मॉडल पेपर सॉल्व तो जो था एक्सीलेंट डेस्क वर्क में दिया गया था आपको, प्रैक्टिस हल सहित उसको मैं बता दिया हूँ। इसके बाद अगला वीडियो जो मैं बनाऊँगा तो उस पर मैं और जो 2022 में, 19 में, 18 में जो भी जितने आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको मैं कवर करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी दबा के रखें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। और भी फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल से आपको, आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी विद्यार्थियों का भला हो। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जो भी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं वो भी पढ़ सकें, अपने नंबर बढ़ा सकें, और जो पढ़ रहे हैं वो अपनी जानकारी को और मजबूत कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें। जब मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट दूंगा, पहले क्वेश्चन देख करके मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर आंसर बोलूँगा, मिला सकें, ताकि वो बहुत अच्छे नंबर पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।